आज हम और आप जो बोल रहे हो ना, वो बोलने की आज़ादी भी हमें वो संविधान ने दी है। जो संविधान को बनाया है वो उस लॉयर ने। जैसी पार्टी को लीगल सेल की क्या जरूरत है? आई थिंक हमने 5856 फॉर्म भरे थे कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर, हमारा एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ था। આ બધા નવ શીખ્યા છે અને એમનાથી જો ફોર્મ રિજેક્ટ નથી થતા તો તમારી તો વકીલોની પાર્ટી કહેવાય કોંગ્રેસ, એટલે તમારે આટલા બધા ફોર્મ કેવી રીતે રિજેક્ટ થયા? तो मुझे लगा कि एनजीओ में जाके इस सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता। हर लोग कमाने में लगे हुए हैं, हर अपने काम में बिजी है, कोई अपनी फैमिली में बिजी है। तो इस देश का सुधार कौन करेगा? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी बिकॉज ऑफ डर्टी पीपल इज देयर। पॉलिटिक्स इज डर्टी बिकॉज ऑफ गुड पीपल इज नॉट देयर। अच्छे लोगों को आना पड़ेगा पॉलिटिक्स के। एक स्टोरी है, एक राजा था, नियम बनाया कि आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो आपको 5 कोड़े खाने पड़ेंगे। संविधान को आपकी नीति खराब थी तो आपने संविधान को गलत तरीके से मरोड़ना चालू कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया। इस बात पे एक गांधी जी का एक वाक्य याद आ रहा है कि अहिंसा में कितनी ताकत थी। पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान, अभी का बांग्लादेश को, उसके वहाँ पे एक जगह है नवाखली। जब भारत देश आज़ाद हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तब वहाँ पे पूर्व पाकिस्तान के अंदर, मतलब बांग्लादेश के अंदर 2 करोड़ मुस्लिम और 2 करोड़ हिंदू थे। वेलकम टू दी नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ है प्रणव भाई ठक्कर, जो कि आम आदमी पार्टी के लीगल सेल हेड है गुजरात के। तो हम इनसे इसलिए बात करने आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लीगल सेल की ज़रूरत क्या है। सो ये बात हो रही है कि संविधान खतरे में है, और ये किससे खतरे में? आम आदमी से खतरे में, पुलिस वाले से खतरे में है, आर्मी वाले से खतरे में नहीं। एक्चुअली ये खतरे में है पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो हम आए हैं प्रणव भाई ठक्कर से मिलने। ये इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये लीगल सेल के हेड है। तो ये किस तरह से सोचते हैं इस वाक्य के बारे में कि संविधान खतरे में है। प्रणव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका नुक्कड़ पॉडकास्ट में। जय हिंद ब्रिजेश भाई, जयराज भाई। जो आपने मेरा इंट्रो सुना ही होगा, आप थोड़ा उस पर थोड़ा टिप्पणी करेंगे कि संविधान खतरे में तो पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से खतरे में? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि संविधान खतरे में पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पॉलिटिकल पार्टी के ही लोगों ने तो संविधान बनाए थे। प्रॉब्लम वहाँ पर है कि एक लोग होते हैं कि जो संविधान को अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं कि जिसको देश के हिसाब से संविधान को चलाना है। तो जो सत्ता में आएगा, मान लो कि मैं आज बीजेपी है तो बीजेपी ये सोचती है कि संविधान मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हम ये सोचते हैं कि संविधान देश के हिसाब से चलना चाहिए, जिसमें देश का बेनिफिट है। पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट हम लोग नहीं देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के वजह से संविधान आया है, और पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इसको इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इसको डिक्रीज हो सकता है। डिपेंड्स है कि पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा कौन सी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान की बचाने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा मानना है कि जुडिशरी सिस्टम के साथ में जो लोग काम करते हैं, मतलब जजेस है, लॉयर्स है, कोर्ट ऑफिसर है, उन सब की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं के पास होता है। संविधान को अगर कोई तोड़ा मरोड़ा करता है तो उन सब का ध्यान रखने का काम, बचाने का काम, वो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लॉयर्स का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इतने साल के अंदर हम कहीं ना कहीं पैसे कमाने के अंदर लग गए, अपने काम में लग गए, और बहुत सारे लॉयर्स हैं जो आज भी ट्राई कर रहे हैं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लॉयर ट्राई कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी कर रही है कि संविधान के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम से कम हो। एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को
लीगल सेल की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल से लीगल सेल एक टीम है बेसिकली। वो लॉ जानने वाले लोगों की एक टीम है, मतलब लॉयर्स की एक टीम है। तो लॉयर्स की टीम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो छोड़ दो, देश को भी ज़रूरत है, किसी कंपनी को भी ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टी को भी ज़रूरत है, क्योंकि इसको ठीक तरीके से चलाने के लिए मुझे लगता है कि लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो देश की सिस्टम हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट आपने देखा होगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट है तो वहाँ पे भी जुडिशरी के लोग हैं, मतलब लॉयर्स हैं। तो मुझे लगता है कि सब जगह पे लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। लॉयर्स की, ये तो लॉयर्स एक डिग्री है, मतलब LLB करके आप लॉयर्स बन सकते हो, लेकिन संविधान को जानने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को जानने वाले सारे लोगों की ज़रूरत है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लीगल सेल है, तो वो एग्जैक्टली वो लीगल सेल करता क्या है और किस तरह के चैलेंजेस फेस करता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी में एक लीगल सेल की जो ज़रूरत रहती है, तो उसके जो मुख्य जो काम हैं, वर्क एरियाज़ हैं, वो क्या है, उसके ऊपर आप अगर कुछ बता सकें। आइडियली नॉर्मली क्या होता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लीगल सेल का काम, मैं कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी में था नहीं, पर जितना मुझे नॉलेज है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी का बंधारण बनाना, वो बंधारण के हिसाब से पार्टी को चलाना, वो सब जगह पे लॉयर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा इलेक्शन आए तब कौन कौन से फॉर्म भर रहे हैं, उसके अलावा जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर गलत तरीके से जो भी केसेस होते हैं, कार्यकर्ता के ऊपर जो भी केसेस होते हैं, उनको हम कैसे डिफेंड करें, तो वो ये सारे काम लीगल टीम करती है। दूसरा स्पेशली जो मैंने बीजेपी कांग्रेस में नहीं देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। आम आदमी पार्टी के अंदर मुझे याद है कि कैंडिडेट सिलेक्शन संगठन के लोग करते हैं, कैंडिडेट के जो सिलेक्शन है वो संगठन वाले करते हैं, लेकिन जब एफिडेविट फाइल होता है, जब उनके ऊपर कितने कितने केसेस हैं और कितने कितने सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तो मान लो कि पॉलिटिकल कोई आंदोलन किया हो उसके ऊपर केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सीरियस क्राइम होते हैं, तो आम आदमी पार्टी के, मुझे यहाँ पे अहमदाबाद का एक्सपीरियंस है, गुजरात का एक्सपीरियंस है, जमालपुर या किसी और वार्ड के अंदर एक कोई बंदा था जो टीम लेके आ रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे। ये लास्ट कॉरपोरेशन की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तब हमारे प्रेसिडेंट थे गोपाल भाई इटालिया, उन्होंने हमारी टीम को भेजा, मुझे भेजा कि आप इसका स्क्रूटिनाइज करो, इसको टिकट देने के लायक है कि नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि यार ये सीरियस क्रिमिनल केसेस है, इसको आप छोड़ दो, हमारे काम का ये बंदा नहीं है। वो वोट से वो चारों जो टीम थी वो जीत के आ गई, शायद किसी और पार्टी में से जीत के आ गई, आई थिंक MIM। तो पर हमारे गोपाल भाई ने मना कर दिया। रिसेंटली ये विधानसभा का इलेक्शन गया, वहाँ पे एक विरमगाम सीट थी और कलोल की सीट थी। वहाँ पे 2 कैंडिडेट जो हमारे पास आए थे उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, तो वो हमने चेक करे कि ये सीरियस क्रिमिनल केसेस है और उनके एविडेंस सारे चेक करें, जो हमसे बन सकता है वो हमने चेक किया। उसके बाद हमने उनको बोला कि हमारा रिपोर्ट सबमिट करा है कि सर ये कलोल वालों को छोड़ दो और विरमगाम वाले को छोड़ दो, आप इसको टिकट मत दो। तो आम आदमी पार्टी के अंदर लीगल सेल का एक ये रोल एडिशनल है कि अगर कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, कि केसेस होते हैं, तो उसका अप्रूवल लीगल टीम देती है। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी गुड कि आम आदमी पार्टी के अंदर है। तो जब तक लीगल सेल जो लीगल टीम है वो रेकमेंड नहीं करती, तब तक टिकट भी नहीं दी जाएगी कैंडिडेट को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई सीरियस चार्जेस होते हैं तभी वो हमारे पास आती है स्क्रूटिनी के लिए। हर एक केसेस नहीं आते हैं। मान लो कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके ऊपर एक भी केसेस नहीं है, तो ये संगठन वाला डिसाइड कर देगा आपको टिकट देना है कि नहीं देना। पर किसी और के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, सीरियस चार्जेस है, फ्रॉड के है या कोई भी है, तो फिर हमारे पास आता है। तो वो उसके हमारे अप्रूवल के बगैर वो टिकट नहीं देता। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप
100% ऐसे लोगों को ही टिकट दे रहे हैं कि जो ईमानदार है, सही से अपना काम करना जानते हैं, ना कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और जो लास्ट इलेक्शन था उसमें एक दो जगह पर ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स के फॉर्म कैंसिल हो गए, कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल हो गया। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आम आदमी पार्टी में पर्टिकुलर आपने कभी ये फेस किया है? पहला इलेक्शन हम कॉरपोरेशन के लिए, लास्ट इलेक्शन, हमारे पास संगठन की इतनी ताकत नहीं थी जितनी आज है। आई थिंक हमने 5856 फॉर्म भरे थे कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर, हमारा एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ था। और कांग्रेस के शायद 32 रिजेक्ट हुए थे। और मुझे याद है कि आज जो हमारे प्रेसिडेंट है ईसुदान भाई गढ़वी, जब उनका शो आता था महामंथन, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ये सब मैं एक गुजराती में वर्ड है वो बोलता हूँ कि આ બધા નવ શીખ્યા છે અને એમનાથી જો ફોર્મ રિજેક્ટ નથી થતા તો તમારી તો વકીલોની પાર્ટી કહેવાય કોંગ્રેસ, એટલે તમારે આટલા બધા ફોર્મ કેવી રીતે રિજેક્ટ થયા? तो ये लीगल सेल के लिए अच्छा है। एक अचीवमेंट है आपकी। ये तो एक्चुअली आप तो वेल नोन गुजरात के एडवोकेट हो, इसलिए आप, चलो मैं ये मानता हूँ कि आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसा आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो उसके पीछे वजह क्या होती है? क्यों ऐसा एक इंसान है जिसका बिजनेस सेट है, सब कुछ सेट है, फिर भी वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है? क्या वजह रहती है? मैंने पहली बात तो बोल दी कि लॉयर्स, क्योंकि लॉयर्स को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हर जगह पे जाना पड़ेगा, तभी आप सिस्टम के अंदर आप सुधार ला सकते हो, तभी आप संविधान को बचा सकते हो। मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में कभी गया नहीं, मैं पहला इंसान हूँ जो पॉलिटिक्स के अंदर आया। पर मुझे लगता है कि आप देखिए कि आहिस्ता 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 सिस्टम इतनी ख़राब होती जा रही है कि अब सारे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ेगा। और मान लो कि मैं एनजीओ चलाता हूँ, ओल्ड एज होम चलाता हूँ, ऑर्फनेज होम चलाता हूँ, तो मैं काम क्या करता हूँ? जो सरकार की गलतियाँ हैं, सिटीजन्स एक्ट प्रॉपर आप कर नहीं कर पाए, तब आपको वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। और ये जो ऑर्फन है उनके लिए ये ऑर्फनेज खोला जा रहा है, तो उसका प्रॉपरली देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का है। सरकार जहाँ पर फेल होती है उसकी गलतियाँ छुपाने का काम एनजीओ करते हैं। तो मुझे लगा कि एनजीओ में जाके इस सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता। आपको उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा कि जो सब लोगों का सुधार कर सके। उसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में पहली बार आया, और जब अन्ना आंदोलन हुआ तब लगा कि ये टाइम है कि हर सिटीजन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और पॉलिटिक्स में आए। तो आपके घर वालों ने बोला नहीं कि ये क्या कर रहे हैं आप, इतना अच्छा सेट है बिजनेस? मुझे लगता है कि हर एक सिटीजन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज कंट्री विदाउट पॉलिटिक्स। आज आप देखिए कि हर लोग कमाने में लगे हुए हैं, हर अपने काम में बिजी है, कोई अपनी फैमिली में बिजी है, तो इस देश का सुधार कौन करेगा? किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और आपने एक बात सुनी होगी कि हर लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ डर्टी, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारे नेता बोलते होंगे, ये भी आपने सुना होगा। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी बिकॉज ऑफ डर्टी पीपल इज देयर। पॉलिटिक्स इज डर्टी बिकॉज ऑफ गुड पीपल इज नॉट देयर। अच्छे लोगों को आना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आए तो ये पॉलिटिक्स नहीं। आप कोई भी कंपनी देख लो, कुछ भी देख लो, जहाँ पर गंदे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वहाँ पे गंदगी होगी। तो पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी बिकॉज ऑफ बैड पीपल इज देयर। पॉलिटिक्स इज डर्टी बिकॉज ऑफ गुड पीपल इज नॉट देयर। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि आप देखो, सारे नेता है ना, ये बोलते हो कि यार राजनीति बहुत गंदी है, इसके अंदर आप मत आओ, लेकिन वही नेता अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाएगा, फिर इंडिया में लाएगा, उसकी टिकट ना मिलने पर हल्ला करेगा, कैसे भी करके उसको पॉलिटिक्स में लाएगा। क्यों?
अगर गंदा है, अगर गंदा है तो आप क्यों पॉलिटिक्स में लाते हो भाई? फॉरेन में पढ़ाओ तो वहां पे उसको जॉब कराओ, उसको कंपनी चालू कराओ, वहां पे कराओ, यहाँ पे क्यों ला रहे हो? राइट। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर ना आए, इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी। ये गंदी राजनीति, यहाँ पे नहीं आना चाहिए अच्छे लोगों को। और ये मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स डर्टी है तो हमको उसमें नहीं जाना है, हम अपना जो 8 घंटे का काम है वो करेंगे, उसके बाद जो भी कुछ प्रताड़ना होती है उसको सहेंगे और ऐसे ज़िंदगी निकालेंगे। So, भगवान politics, भरोसे जीने की बात हो गई। हाँ, अगर आप बस। पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं तो आप भगवान भरोसे जी रहे हैं कि भाई जो भी हो रहा है फिर वो खुद की गलती है कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वो हमारे सेवक है, वो सेवा करने के लिए आते हैं। तो ये गट्स फीलिंग्स हम में नहीं आ रही है, वो आनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप आवाज़ उठाते रहोगे। एक छोटी सी बात है, मान लो कि मेरी इतनी ऑफिस है, इतने स्टाफ है, अगर कोई गलती करता है तो मैं क्या करता हूँ? उसको डांटता हूँ। अगर फाइनेंशियली मुझे लॉस हुआ है तो ट्राई करता हूँ कि उसको कम लॉस हो पर मेरा कुछ लॉस रिकवर हो, या फिर उसको पनिशमेंट मिले कि यार अगर मैंने ये 2000 रुपये की गलती है तो मुझे 100 रुपये तो देने ही देने हैं या 200 रुपये देने ही देने हैं, तो दूसरी बार वो गलती ना करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कोई भी बंदा है जो गलती पे गलती कर रहा है, आप उसको चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, चलाते ही जा रहे हो, तो क्या सोचेगा यार कि यार यहाँ पे कितनी भी गलती कर लो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया, किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की तो कल 150 रुपये करेंगे यार, कहाँ किसी को परवाह है। नहीं, मेरा तो एक स्टेप है कि अगर आप कुछ आवाज़ नहीं उठाते हो, पॉलिटिक्स में आना मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना नहीं होता है। पॉलिटिक्स में आना मतलब पैसे लिए बिगर वोट आप दो, ईमानदारी से वोट करो, ना जात गांव पे ऊपर वोट ना करो। ये भी एक पॉलिटिक्स है कि भाई मैं ईमानदारी से वोट करूँगा, जो अच्छा है उसको दूंगा। तो उसके आगे एक स्टेप है कि जहाँ पर भी कॉरपोरेशन या गुजरात गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गलती है वहाँ पे आप बोलो, चाहे आप बीजेपी में हो फिर भी बोलो आप, चाहे अब मैं आप में हूँ तो मुझे भी बोलना चाहिए। कहीं पे भी आम आदमी पार्टी कोई गलती कर रही है तो, या फिर कोई हमारी सरकार है जहाँ पर, यहाँ पे नहीं है पर अगर होती तो यहाँ पे भी मैं भी बोलता। तो लोगों को बोलना पड़ेगा। पॉलिटिशियन जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, सही बात है कि वो प्रधान सेवक है, लेकिन ये गट्स हमारे में नहीं आ रही है कि एक चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक सारे लोग प्रजा के सेवक हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो सब राजा बने बैठे हुए, हम प्रजा बने बैठे हुए। एक्चुअली ऐसा है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो जो लोग 100 रुपये का भरवाते थे 60-65 रुपये में, वो भी आज ही 100 रुपये का ही भरवाते हैं। उनको पता नहीं, उनको लगता है जब मुझे तो 100 का ही भरवाना है, लेकिन क्वांटिटी में कम हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक स्टोरी है। एक राजा था, बहुत क्रूअल था। उसने सोचा कि यार हमारी जनता है, उसको एक कंप्लेन बॉक्स रखा कि किसी को कोई कंप्लेन हो तो कंप्लेन दो। एक हफ्ता चला गया, कोई कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि वो क्रूअल था, सब लोग उससे डरते थे। फिर उसने एक नियम बनाया कि आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो आपको 5 कोड़े खाने पड़ेंगे। तो वो जाते थे, कोड़े खाते थे, तभी भी एक हफ्ता कंप्लेन बॉक्स के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आया। फिर बोला कि 10 कोड़े खाने पड़ेंगे। तो सारे लोग जाते थे, कोड़े खाते थे, लाइन में लगते थे। फिर एक हफ्ता चला गया, तब जाके एक कंप्लेन आया। तो राजा बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो है, कोई है कि जो बोल सकता है। तो उसने वहाँ से चीट निकाली, सेनापति को बोला कि पढ़ो। तो वो सेनापति ने जब पढ़ा तब आप चौंक जाओगे कि उसमें लिखा था कि सर आप जो कर रहे हो, राजा जी आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन 10 कोड़े भी मारो, आदमी ज़्यादा रखो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
लाइन लंबी लगती थी, तो अब कोड़े से प्रॉब्लम नहीं है उनको, जल्दी मारो, खत्म करो भाई फटाफट। तो ये मुझे लगता है कि ये मेंटालिटी आज है। मुझे ये लग रहा है आज नहीं, वो हमेशा से है, क्योंकि ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ पैकेज, डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है, उसको हमेशा हमें बनाए रखना पड़ता है, उसके लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। तो जब ये मशक्क़त करने वाले लोग अपने घर में बैठ के टीवी देख के बताते हैं कि यार अभी पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, गलत ख़राब गेम हो चुका है, तो इस तरह के लोगों की वजह से ये जो कोड़े वाले लोग हैं वो उसी कैटेगरी में, ये इस तरह के लोग, मुझे ये लग रहा है। नहीं, सही है आपकी बात। तो आपको इस बारे में जो इतनी समझ आई, ये डेवलप हुआ, ये पार्टी में ज्वाइन करने के बाद समझ हुई कि पहले से ही समझ थी कि ये समझ में आया इसलिए पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुआ, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ। प्रणव भाई, आपके पास आपका पूरा सेट करियर है, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और हर तरह से आप एक सेटल्ड व्यक्ति हैं। आप चाहे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, सो वाई आप आम आदमी पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन? अच्छा, आपने कैरियर के बारे में पूछा, तो मैं पहले एक बात बता दूं कि देश के बाहर के दुश्मन होते हैं ना, उनकी और से कोई भी अटैक होता है तो सुरक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर शहीदी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जवान की होती है। तो अंदर कुछ भी होता है देश के अंदर, कि देश के दुश्मन अंदर भी है बाहर भी है, अंदर कुछ भी होता है तो हम सिटीजन की है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अगर बलिदान देना पड़े तो देना पड़ेगा। तो कैरियर अलग बात है, देश अलग बात है। देश के लिए आप कैरियर को छोड़ सकते हो और कैरियर के लिए आप देश को नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात है कि वाई यू आर इन आप, तो इसके पीछे एक थोड़ी लंबी स्टोरी है, पर आइडियली क्या है कि मेरे पापा है वो PWD में जॉब करते थे। आई थिंक जब वो जॉइंट हुए तो 1958 में जब वो जॉइंट हुए तब उनके पास साइकिल थी। मतलब 1958 में साइकिल मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, वो स्टेटस कहाँ जाता कि भाई इसके पास तो साइकिल है। पर जब वो रिटायर हुए तभी भी उनके पास साइकिल थी, पर वो ईमानदारी का स्टेटस था। मेरे अलावा मेरी और 5 बहनें हैं, मेरे पापा ने कभी करप्शन नहीं किया। हर एक लोगों को कुछ ना कुछ देश को देना पड़ेगा। अगर आप सरकार के लिए काम करते हो तो वहाँ पे देश के लिए काम करते हो तो आपको वहाँ से ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो वो टाइम था जब आपको पता होगा कि PWD मतलब उसका नेम है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये उसका नेम है। बट मुझे पता है, और जब मैं लॉयर हूँ तो जब मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा है तो उसका नाम है प्लंडर विदाउट डेंजर, मतलब भय भी ना लूटो। अच्छा, जिसको जितना लूटना है लूटो, कोई पूछने वाला नहीं है। सर उस टाइम पे ईमानदारी दिखा के, और जब वो रिटायर्ड हुए तब उनके पास जो अपने पुरखों का मतलब मेरे दादा ने जो घर दिया था वही घर था एक, और वही साइकिल थी। हाँ, साइकिल शायद चेंज हो गई होगी पर साइकिल ही थी। तो पॉलिटिक्स में आने का मेन रीज़न ये है कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हो, जो ईमानदारी से काम कर रहा हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। और मैं लॉयर हूँ, एस्टाब्लिश है, फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ, तो पॉसिबल है कि यार मैं बीजेपी में जा सकता था, कांग्रेस में भी जा सकता था। पता नहीं इतनी बड़ी पोस्ट पे मैं आता या नहीं आता, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मैं कुछ ना कुछ अच्छा खासा कर लेता वहाँ पे भी। पर मुझे लगता था कि यार ये आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, ऑनेस्ट पार्टी है, कट्टर देशभक्त लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, और मेरे जीन्स में ईमानदारी है। तो फिर मैंने सोचा कि यार आम आदमी पार्टी में जाता है। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी वो इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। 1996 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, तब उनको नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि झुग्गी बस्तियों में जाके काम किया, परिवर्तन की संस्था खोली। जब मनीष सिसोदिया भी साथ में थे तो उनका एम ये नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। तो मुझे लगता है कि जो NGO का काम करते वो NGO का काम करते थे, लेकिन उनको जल्दी समझ में आ गया कि NGO का काम है वो सरकार की गलती छुपाने का काम है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये नहीं, अब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए कुछ आंदोलन करेंगे। तो फिर ये RTA का आंदोलन हुआ, फिर 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ। तब जाके लोगों को पता चला कि यार ये
IRS इंसान है अरविंद केजरीवाल जी, जो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झुग्गी बस्तियों में जाके इतना काम करके RTI को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने के बाद ये आंदोलन खड़ा करा उन्होंने। तो उनका एम ये नहीं था कि यार मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और ये सब करूँ। तो वो आइडियली ऐसे है कि यार हमें लगता है हमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सिलेक्ट करनी है तो आम आदमी पार्टी करनी है। आप तो पॉलिटिकल पार्टी की बात हो गई, आप लॉयर भी हैं। जुडिशियरी पे अभी काफ़ी सवाल उठते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, जैसे अभी लव जिहाद के बारे में भी स्टेटमेंट दिया जुडिशियरी ने, राइट। इस तरह का जो वाक़या बाहर आता है जुडिशियरी के बारे में। और दूसरी चीज़, आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक में जुडिशियरी के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ने की बजाय थोड़ा थोड़ा घटता दिख रहा है। जैसे लोग इकट्ठा होकर किसी को मार देते हैं, राइट। जैसे बच्चा चोर आ गया तो बच्चा चोर को पकड़ के मार देते हैं, फिर पता लगता है चाहे उसने चोरी करी हो नहीं करी हो, किसी और ने करी हो। यस। लेकिन विक्टिम जो मैन जिसने किया है चोर वगैरह हाथ में नहीं आता, लेकिन आम आदमी ही मरता है उसमें, आम आदमी ही मारता है उसको। तो ये जो डिसिप्लिन क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, और जुडिशियरी का अपना क्या रोल है इस माइंडसेट बनाने में? आज के टाइम पे क्या है कि हम लॉयर्स लोग अपने पैसे कमाने में लग गए और जुडिशरी को बचाने में या फिर जुडिशरी को वीक ना होने देने में हम विफल हो गए। पर नॉर्मली क्या है कि आप जयराज भाई देखोगे ना, तो जो डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जुडिशरी सिस्टम है। अच्छा। यहाँ पे क्या होता है, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये तथ्य कांड याद होगा कि जो गाड़ी में से ये ब्रिज के ऊपर हुआ था, उसके बाद एक मणिनगर में इंसिडेंट हुआ था। फिर वो PI या PSI कोई था जिसने रोड पे लाके वो बंदे को डंडे मारे थे, याद होगा शायद। तो ये वीडियो हम कहीं कोर्ट में बैठे थे सारे एडवोकेट्स दोस्त, तब हम ये देख रहे थे। तब किसी ने बोला कि यार ये देखो सरेआम ये इसके ऊपर तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होनी चाहिए कि पुलिस के पास पावर्स ही नहीं है, राइट। और उसके ऊपर तो छोड़ दो, पब्लिक तालियां बजा रही, उसको मजा आता है उसके अंदर। तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि दैट इज आवर मिस्टेक, वो हमारी गलती है। जुडिशरी सिस्टम में काम करने वाले लोग, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, इन सब लोगों को काम ये करना चाहिए था कि यार लोगों को ये लगे कि ये 2-4 फटके मारने से नहीं होगा, इसको कोर्ट में सौंप देना चाहिए, तब ये जाके सुधरेगा। हाँ, ये माइंडसेट। अगर पब्लिक ये सोच रही है कि इसको 2 लठ मार दो और ये ठीक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से जुडिशरी सिस्टम की और उनका जो ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। एक्चुअली तो ये होना चाहिए ना यार कि इसको पुलिस को थोड़ी मार सकती है, इसको कोर्ट में सौंप दो, उसको सीधा कर देगा। लेकिन पब्लिक ये सोच रही है कि कोर्ट में इसको कुछ नहीं होगा तो इसको बेहतर है इसको 2 लठ मार दो, ये सुधर जाएगा। इसका रीज़न ये भी है ना, जैसे 2017 में एक केस आपका आ रहा है, फिर 24 में खुल रहा है, फ्लोर पे आ रहा है, राइट। जुडिशरी मतलब जस्टिस डिले हो रहा है। हाँ। तो इसका भी हमें कुछ निराकरण जो पॉलिटिकल पार्टीज की तौर पे आपको देना चाहिए, जुडिशरी को भी कुछ देना चाहिए, तभी तो आम आदमी को इस पे विश्वास पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जुडिशरी रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर स्टाफ फुल होना चाहिए, चाहे वो जजिस हो, चाहे वो क्लार्क हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे क्लार्क हो। ये जो है उसका स्टाफ भरपूर होना चाहिए, वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी होती है तो वो बर्डन ऊपर बढ़ता जाता है। एक जज है कि वो कितनी सुनवाई करेगा, कितनी बार करेगा। दूसरा है कि पुलिस के पास इतने सारे केसेस होंगे तो वो कितनी जगह पे जाएगा। तो वह अगर वकील है तो वकील के पास भी इतने सारे केसेस होते हैं, वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पर डेवलप कंट्री में है उस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए कि 3 चीज़ है। एक तो है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जस्टिस डिलीवर। इन्वेस्टिगेशन है वो सरकार के हाथ में है, प्रोसिक्यूशन है वो कोर्ट के अंदर होता है, जस्टिस डिलीवर जजिस के हाथ में है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है
वो यहाँ पे क्या होता है, एक ही पुलिस वाला फरियाद देता है, वही एफआईआर करता है, वही इन्वेस्टिगेशन करता है, वही टीम इन्वेस्टिगेशन करती है और वही टीम जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट होती है। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी कोई भी पुलिस वाला या कोई भी कुछ उल्टा सीधा काम करेगा तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। डेवलप कंट्री में किस तरीके है कि भाई जयराज भाई ने फरियाद ली है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई और करेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कोई कोर्ट में और करेगा, ताकि कोई गलती हो जाए या फिर इंटेंशनली मिस्टेक्स राइट तो वो पकड़ी जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम सेविंग प्रोसेस होगा। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसको अलग से करना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। पुलिस का भी 3 पार्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कोर्ट का काम कोई देखेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखेगा, कोई फरियाद और एफआईआर का काम। शायद जन लोकपाल इसी के बारे में था। नॉट एग्जैक्टली, पर आप कह सकते हो कि वहाँ पे टाइम बाउंड था सिटीजन चार्टर की तरह, कि टाइम बाउंड के अंदर आपको काम करना है। लेकिन सर आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है, बहुत कमी है। पुलिस के अंदर भी बहुत कमी है। उसके अलावा भी है कि पुलिस के जो पे स्केल है वो गुजरात में तो मुझे पता है कि वो देश में सबसे कम है। अभी ये जो आप ट्रैफिक का आप देख रहे हो, होमगार्ड और टीआरबी वाले को आंदोलन चल रहा है सर, उसको 300 रुपये मिलते हैं और कंपलसरी उसको 27 दिन ही काम करना है, 30 दिन काम नहीं करना है। तो 8,100 मिनिमम वेजेस आप गुजरात का देखोगे तो शायद 15 या 16 हज़ार का है मिनिमम वेजेस। जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उसका वेजेस है ये। तो आप उसको उतना नहीं दे पा रहे हो तो वो बंदा फिर क्या करेगा? भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको पड़ी ही नहीं है यार, मेरी नौकरी रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे चला गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे तो क्या है कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाल दोगे तो बेहतर है पॉलिटिशियन को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाल दोगे, हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे पीएम और सीएम लेके आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात है प्रोसिक्यूशन में भी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो लॉयर्स को कुछ रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि भाई इतनी मुद्दत ले सकते हो, शॉर्ट टाइम में मुद्दत ले सकते हो। तो ये जो टाइम जो निकालने का टाइम है, मतलब हमने भी ये सन्नी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, वो नहीं होना चाहिए। और जजिस को भी जितनी जल्दी हो सके मैटर को सुन के जस्टिस डिलीवर करनी चाहिए। और आज के टाइम पे जस्टिस के ऊपर या जुडिशरी सिस्टम के ऊपर इतने सारे केसेस के बर्डन हैं कि अगले शायद 7-8 साल तक ये सब ख़त्म करो ना तो एक भी नया केस ना लो तो भी उसको 7-8 साल लग जाए। तो वो गैप है, तो उसके लिए आपको एडिशनल फोर्स लगानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन अगर पब्लिक का विश्वास कोर्ट के ऊपर फिर से प्रॉपर जो पहले था ऐसा एस्टैब्लिश करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा जो डेवलप कंट्री में है। आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनसा की कमी है इसमें, क्योंकि चुनाव आते तो भारत के बॉर्डर के गांव में भी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस होती है, वहाँ पे रात को बिरयानी देते हैं, बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो ये केस मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकता? इसमें मनसा की कमी है ये। मेरे ख्याल से मैंने पहले एक वर्ड बोला था, पॉलिटिक्स इज़ नॉट डर्टी बिकॉज ऑफ डर्टी पीपल इज़ देयर, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी बिकॉज ऑफ गुड पीपल इज़ नॉट देयर। आप देखिए कि ये सीरियस क्राइम वाले रेपिस्ट लोग जिसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो, करोड़ों रुपए जब्त हुआ, खुलेआम वो रिश्वत लेके पकड़ा गया, वो तो हमारे पॉलिटिशियन है। तो वो क्यों चाहेंगे कि जस्टिस डिलीवर हो फास्ट? उनके भी केसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे। तो ऐसा है कि जो जितना बड़ा गुंडा, जो सबसे बड़ा मसलमैन, वो हमारा लीडर। ये जो आपने बात कही, हम भारत हमारा आज़ाद हुआ और आज जो ये हमारी स्थिति है, हर जगह लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो देश आज़ाद हुआ या फिर जैसे आपने ही बताया कि भाई ये देश की जो स्थिति हुई, ये जो मॉब लिंचिंग वाली घटना हो गई या कोई भी कानून हाथ में ले रहा है, तो जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल समझदार व्यक्ति हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई ये हमारी गलती है। नहीं, हमारी ही गलती है नहीं है, पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गलती ना हो, उसका ध्यान रखने की सबसे पहली जवाबदारी हमारी है। गलती सबकी है बट वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि भाई हमें तो देखना ही चाहिए, क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर का पता होता है कि यार इस तरीके से ही सिस्टम चलती है।
आप देखिए, भारत देश जब आज़ाद हुआ तब सबसे पहली रो में जो खड़े थे ना, वो मोस्ट ऑफ लॉयर थे। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे कई लॉयर्स थे। तो मैं मानता हूँ कि हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉयर्स को आगे आके कोई भी रिवोल्यूशन के अंदर पार्ट लेना पड़ेगा और उसको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आपकी तो बात सही है, लेकिन पॉलिटिक्स में जब लॉयर्स आते हैं तो उसका बेनिफिट आम जनता जो आती है उससे ज़्यादा कैसे होता है? ये अच्छा सवाल है। आइडियली क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तब मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी सब थे। तो आज हम और आप जो बोल रहे हो ना, वो बोलने की आज़ादी भी हमें वो संविधान ने दी है। जो संविधान को बनाया है वो उस लॉयर ने, मतलब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जो टीम है उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छा बनाया था, बहुत खूबसूरत संविधान था। लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगेसी होती है उनकी होती है, कि जो उनके बाद जो पॉलिटिशियन आए उनकी होती है। मेरे ख्याल से संविधान को, आपकी नीति खराब थी तो आपने संविधान को गलत तरीके से मरोड़ना चालू कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया। पर अगर आपकी नीति सही होती तो आप उसको अपग्रेड करते हैं।